नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, जैसा कि इसके टॉपिक से ही, नाम से ही क्लियर है कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर ये एसी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आइए हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फिगर बना हुआ है, हेडिंग पड़ी हुई एसी वोल्टेज कंट्रोलर, और फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थायरिस्टर सर्किट लिखा हुआ है। ये थायरिस्टर सर्किट है जिसमें दो थायरिस्टर्स हैं, एक T1 और एक T2। ठीक है, अब थायरिस्टर्स दो हैं, दोनों पैरेलल हैं, बट एक चीज़ आप देख रहे होंगे, दोनों के जो नोड्स हैं वो अपोजिट साइड हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जॉइंट है। ठीक है, कनेक्टेड है, एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो एक पूरी थायरिस्टर सर्किट है ये किसके किसके बीच में लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा है इनपुट एसी पावर सप्लाई। ठीक, और ये हमारा है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, RL, ये हमारा लोड है, आउटपुट लोड। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी थायरिस्टर सर्किट है वो इनपुट एसी पावर सप्लाई और आउटपुट लोड RL के बीच लगी हुई है। और थायरिस्टर सर्किट हमारी कैसी है, वो उसमें दो थायरिस्टर्स हैं और दोनों एंटी पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, सर्किट डायग्राम, ये हमारा सर्किट डायग्राम किसका है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। यानी कि ये जो डायग्राम है इससे हम पता लगा सकते हैं इसकी वर्किंग, क्योंकि ये एसी वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डिफिनेशन के लिए हमने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ थायरिस्टर सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एसी सप्लाई एंड आउटपुट लोड। ठीक है, इफ़ अ थायरिस्टर सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एसी सप्लाई एंड आउटपुट लोड फॉर कंट्रोलिंग द power flow by varying the RMS value of input AC supply to the load is called AC voltage controller। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम किसी थायरिस्टर सर्किट को इनपुट AC सप्लाई और आउटपुट लोड के बीच में कनेक्ट करते हैं, और क्यों कनेक्ट करते हैं, फॉर कंट्रोलिंग दी पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और पावर फ्लो को हम इस सर्किट से कैसे कंट्रोल करेंगे, आगे वो भी लिखा हुआ है, बाय वेरिंग दी RMS वैल्यू ऑफ इनपुट एसी सप्लाई टू द लोड। RMS वैल्यू ऑफ इनपुट एसी सप्लाई, इनपुट एसी सप्लाई की RMS वैल्यू को वेरी करा के हम पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस सर्किट में हम पावर फ्लो को RMS वैल्यू, एसी की RMS वैल्यू को वेरी करा के कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी सर्किटरी हमारी क्या कहलाती है, इज कॉल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। यह सर्किट हमारी एसी वोल्टेज कंट्रोल कहलाती है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि यदि हम किसी थायरिस्टर सर्किट को इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्ट कर दें, और क्यों कनेक्ट कर दें, पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करने के लिए, बाय वेरिंग द RMS वैल्यू ऑफ एसी इनपुट की RMS वैल्यू को वेरी कराकर, तो वह सर्किट हमारी क्या कहलाती है, इज कॉल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर सर्किट कहलाती है। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। एसी वोल्टेज कंट्रोलर की वर्किंग की। और एसी वोल्टेज कंट्रोल चूंकि होता है दो प्रकार का, पहला होता है ऑन ऑफ कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज दिस फेज एंगल कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ते कौन सा है, हम पढ़ते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो ऑन ऑफ कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर की वर्किंग पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। पहला डायग्राम है सर्किट डायग्राम ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड द सेकेंड डायग्राम इज वेव फॉर्म ऑफ द एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, तो हमें एसी वोल्टेज कंट्रोलर की वर्किंग पढ़ने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता है उसमें होते हैं थायरिस्टर सर्किट, एक होता है जिसमें दो थायरिस्टर, एक T1 एंड T2 एंटी पैरेलल लगे होते हैं। ठीक है, अब वर्किंग करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर की सर्किट होती है, जो इसका इनपुट होता है, इनपुट एसी सप्लाई, वो होती है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, तो 0 से पाई इसकी पॉजिटिव वेव फॉर्म होती है, पाई से 2 पाई नेगेटिव वेव फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इनपुट साइनोसॉइडल वेव इस थायरिस्टर, इस वोल्टेज कंट्रोल पे अप्लाई करते हैं, तो जो 0 से पाई की इसकी पॉजिटिव वेव है, उसके कारण हमारा थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और थायरिस्टर T2 रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद जो थायरिस्टर T2 हमारा होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है, जिसके कारण ये T2 हमारा वर्क नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता, और उस इंस्टेंट पे हमारा T1 फॉरवर्ड बायस होता है, वही वर्क करता है। ठीक है, कंडक्ट करता है। ठीक, जैसे कि वेव फॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट एसी सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो इनपुट एसी सप्लाई की जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है, ठीक है,
उस टाइम पे हमारा T1 कंडक्ट कर रहा होता है। और T1 चूंकि हम थायरिस्टर केस में जानते हैं कि जब किसी पार्टिकुलर एंगल पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम वहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करते हैं तभी हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वही किया हमने कि 0 से अल्फ़ा तक हमारे पास कोई भी गेट पल्स नहीं थी। ठीक है, तो उस इंस्टेंट तक हमारा जो थायरिस्टर T1 है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, आई मीन वो वोल्टेज नहीं दे रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम अल्फ़ा एंगल पर जैसे ही गेट पल्स अप्लाई करते हैं तुरंत हमारा थायरिस्टर वोल्टेज देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये जो हमारा थायरिस्टर है ये देखिए। ठीक है, जैसे ही हम इस पर गेट पल्स अप्लाई करते हैं अल्फ़ा एंगल पर तुरंत हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है और हमें T1 लोड के अक्रॉस जो है थायरिस्टर T1 लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज दे देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं T2 के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हमारी साइनसॉइडल वेव इनपुट वेव जो होती है उसका जैसे ही पाई से 2 पाई वाला पार्ट इस थायरिस्टर सर्किट में पहुंचता है जिससे हमारा थायरिस्टर T1 रिवर्स बायस हो जाता है और थायरिस्टर T2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर हमारा T1 वर्क नहीं कर रहा होता है, T2 वर्क कर रहा होता है। तो T2 के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वेव फॉर्म है वो निगेटिव है, पाई से 2 पाई है, निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव वाले केस में जो हमारा T2 होता है और चूँकि थायरिस्टर ये भी है तो इस पर भी जब हम गेट पर अप्लाई करेंगे तभी जो है ये कंडक्ट करेगा। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पाई प्लस अल्फ़ा एंगल पर यहाँ पे गेट पर तुरंत अप्लाई की वैसे ही ये थायरिस्टर हमारा है ये हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये देखिए इसका वोल्टेज जो है पीक वैल्यू Vm है और ये अपना वोल्टेज दे देता है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या जानते हैं कि हमारी एक साइनसॉइडल वेव होती है जिसके पॉजिटिव पॉइंट पर यानी पॉजिटिव वेव फॉर्म पे T1 वर्क करता है और वोल्टेज देता है और निगेटिव वेव फॉर्म पे T2 वर्क करता है और वोल्टेज देता है। वोल्टेज कब देता है? एक पार्टिकुलर एंगल पर जब हम गेट पर सप्लाई करते हैं। ठीक है, तभी हमारा वोल्टेज देता है। अब हम बात करते हैं करंट की लोड के अक्रॉस। तो करंट चूंकि जानते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम होता है और जिस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज होगा उसी पॉइंट पे हमें करंट मिलेगी। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 0 से अल्फ़ा तक हमारा जो वोल्टेज है वो 0 है, तो इस इंस्टेंट पर हमारी जो करंट होगी वो भी 0 होगी। ठीक, तो वैसे ही यहाँ से 0 से अल्फ़ा तक हमारी करंट 0 है और अल्फ़ा से पाई तक हमारा वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो वैसे ही हमारी अल्फ़ा से पाई तक की हमारी करंट वेरी करेगी, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। यहाँ पे V0 अपान R क्या है? हमारी करंट है। चूँकि हम जानते हैं कि I0 इक्वल टू V0 बाई R होता है, इसलिए ये जो हमारी V0 अपान R लिखा हुआ है ये हमारी T1 के लिए करंट है अक्रॉस लोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं T2 के अक्रॉस करंट की। तो सेम एज पाई से पाई प्लस अल्फ़ा तक हमारे में कोई भी वोल्टेज देखिए अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे करंट भी 0 हो जाएगी। और जैसे ही पाई प्लस अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा थायरिस्टर T2 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी T2 जो है T2 के कारण लोड के अक्रॉस हमारी करंट भी V0 अपान R हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब जो इसकी जो वर्किंग होती है AC वोल्टेज कंट्रोल की जो वर्किंग होती है ये सेम एज होती है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के तरीके, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल के तरीके होती है। ठीक, तो सेम वैसे ही